हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुफिट में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले मैंने आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। उसमें हमने बहुत सारी बातें करी थी, पोस्टुलेट्स करे थे जो यूक्लिड के। उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं इसके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। इसमें क्या करना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ओके, दो चीज़ें बतानी है आपको, ट्रू और फॉल्स, विद इनके रीज़न के साथ। रीज़न क्या है और क्यों ऐसे कहते हैं हम इनको, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पढ़िए आप, क्या स्टेटमेंट है आपकी, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, कैसे समझते हैं भाई, ये कहता है कि ओनली वन लाइन कैन पास। वैसे तो ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है ये फॉल्स? इसलिए है भाई, अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ड्रॉ कर लिया, मान लो ये पॉइंट लगाया, ठीक है, छोटा सा पॉइंट होता है, इससे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे एक लाइन ऐसे हो गई। पर मेरा मन कर रहा है मैं इसको इधर से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, एक लाइन यहाँ से भी कर सकता हूँ, एक ऐसे, जैसे बहुत सारी लाइनें इसमें से पास करती जाएंगी। तो होता क्या है कि जो अगर पॉइंट है, पॉइंट में से इनफाइनाइटली मैनी लाइन पास कर सकती हैं। तो ये तो ओनली ये कह रहा था कि एक ही लाइन पास करेगी, तो इसका ये जो है स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसका रीज़न ये है कि भाई देयर आर मैनी लाइन्स पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। अब ये कह रहे हैं देयर आर नंबर ऑफ इनफाइनाइट लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर इनफाइनाइट्स, जैसे मैंने कहा था कि ऊपर वाले केस में इनफाइनाइट लाइन्स पास कर सकती हैं सिंगल पॉइंट में से, ठीक है। बट यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनफाइनाइट लाइन्स पास कर सकती हैं थ्रू अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कैसे समझोगे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास एक लाइन ये पास करेगी। अब मेरा ये है कि भाई मैंने कहा कि एक लाइन और है, वो भी क्या कहते हैं, इसमें से पास कर जाए। अब ये लाइन ली मैंने और मैं कहता हूँ ये इसमें से पास कर जाए, तो पास ये ऐसे पास करेगी ओनली। अब इस पॉइंट को कहाँ मिल जाएगी, ये लाइन ली है अगर मैंने, तो ये ओनली एक टाइम में एक ही पॉइंट को तो पास करेगी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहाँ से कहता हूँ कि अगर बी पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है तो फिर वो ए पॉइंट पर कहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम पर एक ही लाइन पास कर सकती है एक पॉइंट में से। तो ये गलत है इसकी स्टेटमेंट अब, क्योंकि इसने कहा था कि देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स, ठीक है। इनफाइनाइट लाइन्स नहीं पास कर सकती दोनों पॉइंट में एक साथ साइमल्टेनियसली, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो जाता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर, वैसे ए पॉइंट पर हमारे पास बहुत सारी लाइनें ऐसे पास कर सकती थी, बट वो सारी लाइनें एक टाइम में बी पर नहीं पास कर सकती, ठीक है ना। मतलब कि एक लाइन दो जगह नहीं जा सकती, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगला देखिए थर्ड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनाइटली ऑन बोथ साइड। देखिए अब आपके पास एक टर्मिनेटेड लाइन थी, यहाँ तक की एक लाइन थी भाई, ये ऐसे दिखाते हैं हम टर्मिनेटेड लाइन को, ऐसे, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं कि इसको इनडेफिनेटली बोथ साइड में हम बढ़ा सकते हैं, कैन बी प्रोड्यूस्ड, आगे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मन कर रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया भाई, इसको थोड़ा सा और लाइन आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये जितना मर्जी आप आगे बढ़ा लो, कोई चक्कर ही नहीं है, ये टर्मिनेटेड थी तो आप जितना मर्जी इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो ये बात इसकी सही है, तो ये क्या है, ट्रू है। तो टर्मिनेटेड लाइन को हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं दोनों साइड, किधर से मर्जी खींच लो उसको। खींचने का मतलब क्या है कि भाई ऐसे ही आप इसको जितना आगे तक ले जाओ, इधर की तरफ ले जाओ, लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। आगे देखिए फोर्थ, इफ टू सर्कल आर इक्वल, दो सर्कल क्या है, इक्वल्स हैं, देन देयर रेडियस आर इक्वल। अच्छा, दो सर्कल इक्वल कब होंगे, मान लीजिए एक सर्कल ये है आपका, ठीक है। अब दूसरा सर्कल ही मैंने ऐसा ही बनाया और इसको इसके ऊपर रखता हूँ, तो क्या होगा, इसकी जो बाहर की बाउंड्री है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर कोइंसाइड करेगी, और जो इसका सेंटर है वो भी यहाँ पर सेंटर कोइंसाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर और रेडियस है दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सेंटर अगर वही इक्वल है तो रेडियस क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, आराम सी बात है। जितनी इसकी रेडियस होगी उतनी ही रेडियस इसकी हो जाएगी, जनरल बात है ना। ये बस आपको स्टेटमेंट है भाई, बता देना है कि कोइंसाइड करेंगे सर्कल की जो बाहर की बाउंड्री है, तो सेंटर और फर्स्ट सर्कल का और सेकंड सर्कल का भी कोइंसाइड करेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, रेडियस उनकी इक्वल हो जाएगी। ऐसे बात करनी है आपको। फिफ्थ देखिए, बहुत ही आसान है। इसमें क्या कहा है कि अगर फिगर में दे रखा है कि ए बी, जो ए बी की लेंथ है
वो पी क्यू के इक्वल है, और पी क्यू की लेंथ है जो वो किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। अब देखिए ए बी इक्वल टू हो रहा है पी क्यू इक्वल टू हो रहा है एक्स वाई, और अब आप क्या देख रहे हो, आपको बताना है कि जो ए बी है एक्स वाई के इक्वल है, ये बताना है। तो ये ट्रू होगा, क्यों होगा ट्रू? अब देखिए एक चीज़ है ए इक्वल टू मैंने क्या कहा था, सी के इक्वल है, इसी तरह बी भी इक्वल टू किसके इक्वल है, सी के। अगर दो थिंग्स एक तीसरी के सेम मतलब तीसरी थिंग्स के बराबर होती हैं तो वो आपस में भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ए बी बराबर है सी, ये थर्ड है आपका ऑब्जेक्ट है कोई, ये बी है, ये भी सी के बराबर है, तो इसका मतलब वो आपस में भी क्या नेचर रखते हैं, इक्वल की नेचर रखते हैं। तो इसका मतलब ये सही है। आप ऐसे भी उठा के देख लीजिए ना, इसको अगर इसके ऊपर रखा ये इक्वल है भाई, ये तो दे दिया था, इसी को अगर हम इसके ऊपर रखेंगे ये भी इक्वल है, तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड भी आपके क्या होंगे, ये इक्वल्स नेचर रखते हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, दोनों एक कॉमन चीज के इक्वल हो रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, गिव अ डेफिनेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आपको ये सभी टर्म दे रखी हैं, आर देयर अदर टर्म्स दैट आर नीड टू डिफाइन फर्स्ट। ठीक है, ये जैसे फर्स्ट आपको 5 टर्म दी हुई हैं, ये इनको डिफाइंड करने के लिए क्या हमें अदर टर्म्स यूज करनी पड़ेंगी, वो भी आपको बताना है। व्हाट आर दे, और वो क्या हैं, एंड हाउ माइट यू डिफाइंड देम, और उनको आप कैसे डिफाइंड करोगे। तो सबसे पहले तो देखिए ये आपको डिफाइंड करने के लिए पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, स्क्वायर, इनको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले अदर टर्म्स आपको क्या डिफाइन करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या है, पॉइंट आप क्या होता है, पॉइंट एक डॉट होता है ऑन शीट ऑफ पेपर, जिससे जो आपको बताता है कि ये आपने पॉइंट लिया, उसकी पोजीशन पता होती है, और वो क्या होता है, डिमेंशनलेस होता है, उसका कोई डिमेंशन नहीं होता। डिमेंशन समझ रहे हो ना, कि जैसे लेंथ होती है आपकी, एक एक्स की वैल्यू दे देते हैं हम कि भाई ये 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ऐसे, इसका कोई डिमेंशन नहीं होता, सबसे पहली बात तो। इसके बाद देखिए लाइन क्या होती है, सभी को पता है लाइन की एक तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ऐसे दोनों तरफ एरो होती है। अगर यहाँ पर अगर आपके 2 पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे लिख देंगे हम, ए बी, थोड़ा सा ऐसे किया बस, ए बी के ऊपर ये हो गया, ये लाइन की रिप्रेजेंटेशन है ना, ए बी के ऊपर हम ये लिख दिया, तो ये लाइन हो जाती है। तो लाइन क्या होती है, एक वन डिमेंशनल में होती है, जिसकी हम जितनी मर्जी लेंथ ले सकते हैं लाइन की, ओके, और वो इनफाइनाइटली आगे तक बढ़ती जा सकती है। ये जरूरी नहीं होता कि हमारे पास लाइन की जो लेंथ है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर होगी, वो बढ़ती जाती है, जहाँ मर्जी तक आप इंक्रीज कर सकते हो लाइन को। और इसके बाद आता है आपके पास एक चीज़ और लिख लो इसमें, एक और होता है लाइन सेगमेंट तो हमारे पास वहाँ भी यूज़ होगा, चलो हम इसी से, वो तो इधर यूज़ हो रहा है लाइन सेगमेंट, ठीक है, वो हम इसको यहाँ डिफाइन करेंगे। इसके बाद देखिए प्लेन क्या है, जैसे आपका शीट ऑफ पेपर है, शीट ऑफ पेपर आपकी एक प्लेन है, आप उस प्लेन में ही काम करते हो। जैसे आप यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है तो आपने यहाँ पॉइंट लिया कोई और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है तो जैसे आपने कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, जब आप एक शीट आपकी जो है वो क्या है, एक प्लेन है। इसके बाद देखिए रे क्या होती है, एक इस तरह की चीज़ होती है, जैसे आपके पास एक सोर्स है, वहाँ से आपके पास बहुत सारी रेज निकल रही होती हैं, जैसे टॉर्च होती है ना, टॉर्च से आपके पास ये सोर्स ऑफ रेज है, यहाँ से अगर आपके पास रेज निकल रही हैं, इसका देखो एक एंड होता है, जहाँ से स्टार्ट है वो इधर की तरफ जा रही है, इनफाइनाइटली आगे तक मूव कर सकती हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर हमारे पास ए सोर्स से निकल रही है, मान लीजिए यहाँ पर ए है और ये कहाँ तक जा रही है, एक रे ले लेते हैं हम, ऐसे ए से चली और बी तक जा रही है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करें, ऐसे लिखेंगे, ए और ये ए से चली और बी तक जा रही है, ठीक है, ऐसे हो जाती है। इसके बाद देखिए एंगल क्या होगा, कोई ओ पॉइंट है, एक आपकी लाइन सेगमेंट ये है यहाँ पर ओ ए, और एक आपके पास ये है बी, तो उनके बीच में जो चीज़ बनेगी वो क्या हो जाती है, आपकी एंगल हो जाती है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे थीटा, कुछ भी आपका बन सकता है ए और बी के बीच में एंगल, ठीक है। ये होगी आपके पास एंगल्स के बारे में बात। अब आता है सर्कल क्या होता है, सर्कल आप सभी को पता है, एक सेंटर होता है और ये क्या होता है आपका, उसकी बाहर की बाउंड्री होती है, बीच में सेंटर होता है और वो क्या है, बाहर बाउंड्री है, कर्व जो इसका है, ये आपका क्या बन जाता है
सर्कल बन जाता है। उसकी और क्या होती है, रेडियस होती है। रेडियस कहाँ तक होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो हमें आगे डिफाइन भी करनी है, रेडियस ऑफ सर्कल। इसके बाद देखिए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर आप सभी को पता है, क्वाड्रिलेटर वो होता है जिसकी 4 साइडें होती हैं, सब सिंपल सी बात है, ठीक है, 4 साइड्स होती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटर। अब ये 4 साइड्स होनी चाहिए क्वाड्रिलेटर में बस। उसके बाद एंगल्स, साइड्स इक्वल है नहीं इक्वल है वो हम बाद में बातें करते रहते हैं, उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो इसी तरह हमें एक स्क्वायर हमें डिफाइन करना है। तो देखिए इसके बाद अब आपको मैं बताता हूँ पैरेलल लाइंस क्या है। पैरेलल लाइंस के बेस पर ही है, इसलिए हमने लाइन डिफाइन करी। लाइन आपकी क्या हो सकती है, इनफाइनाइटली बहुत आगे तक जा सकती है। अब देखिए 2 लाइंस ऐसी हैं, अगर एक ये तो ये क्या है, एक तो नॉन इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एक तो फर्स्ट इनकी कंडीशन क्या होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, और क्या होंगी ये, कोप्लेनर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक तो आपकी क्या होंगी ये कोप्लेनर, ठीक है, और दूसरी क्या है, नॉट इंटरसेक्टिंग। नॉट इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर, जैसे कि हमने कहा ये शीट ऑफ पेपर थी, वो 2 लाइन अगर हम ले रहे हैं तो ये इसी सीट इसमें होनी चाहिए, इसी प्लेन में होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे उसको कोप्लेनर। ये ना हो कि अगर एक लाइन तो आपकी देखिए एक प्लेन, मैंने कहा एक लाइन तो मेरे इसमें है, एक लाइन आपकी बाहर की तरफ आ रही है, तो वो क्या करेंगी, कभी ना कभी तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी ना। इसका मतलब ये है कि एक लाइन ऐसे है एक लाइन ऐसे है, तो आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है वो, ठीक है। तो ये नहीं हमने कहना कि वो कोप्लेनर एक ही प्लेन में होंगी हमेशा। एक बात ये, अब देखिए परपेंडिकुलर लाइन है जो आप सभी को पता है क्या होती हैं, 2 लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन व्हेन राइट 2 लाइंस आर राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। राइट एंगल्स टू ईच अदर, ये हो जाती है आपके पास परपेंडिकुलर लाइन। कैसे हम इनको करते हैं, देखो अगर आपके पास एक लाइन है ये, उसके ऊपर एक लाइन ये आ गई, ठीक है, एक लाइन ए बी और ये है आपके पास सी डी। तो यहाँ पर अगर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, तो हम क्या कहेंगे, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर टू ए बी। ये होता है ना जो आपकी परपेंडिकुलर है, देखो ए बी भी परपेंडिकुलर है वैसे सी डी के ऊपर, तो हम ऐसे लिख देते हैं, ऊपर से आ रही है जो लाइन सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और कैसे लिखेंगे, ए बी, यहाँ लिखो पहले सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ऐसे, ये इसका साइन होता है परपेंडिकुलर का। आगे बात समझ में। इसके बाद देखिए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन थी आपके पास, इतनी बड़ी लाइन थी ये, अगर मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लेता हूँ इस लाइन का, जैसे यहाँ से मैंने इतना ले लिया तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, उसका स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइन होता है, ये आप लिख लोगे, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। उसके बाद देखिए रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल को क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। जो आपका पॉइंट ऑन सर्कल होता है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ सर्कल। यही था ना, जैसे आपके पास ये है सर्कल है, यहाँ पे बना देता हूँ, ये सर्कल है, यहाँ पर अगर आपके पास सेंटर है और यहाँ पर कोई पॉइंट प्रेजेंट है P, इनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है आपका, रेडियस। इसी को तो हम बोलते हैं रेडियस R, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस R बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटर ही होता है जिसकी क्या होती है, 4 साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स आर इक्वल होती हैं, और क्या होते हैं, ईच एंगल्स आर एंड ईच एंगल इज, लिख देते हैं, इज 90 डिग्री। राइट एंगल बोल सकते हैं या फिर 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल्स। तो अब देखिए कैसे बनता है इसका डायग्राम, आप सभी को आता भी होगा। ऐसे कर लेते हैं हम राइट एंगल के लिए, यहाँ पर राइट एंगल बनाइए, ए
स्क्वायर के लिए ए बी सी डी सभी यहाँ पर कितने होंगे, ये होंगे। और ये लेंथ अगर मेरी ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। ये आपका हो जाता है क्वाड्रिलेटर का टाइप स्क्वायर। तो यहाँ तक ये सभी को क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन सेकंड था, हमने सब चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। देखिए पॉइंट क्या था, लाइन, ये देखो पॉइंट यूज़ हो रहा था। पॉइंट कहाँ पे यूज़ हुआ था, देखो ये सर्कल के लिए हम पॉइंट यूज़ करते हैं। उस पॉइंट से हम बाहर की तरफ जो डिस्टेंस लेते हैं वो क्या बन जाती है, रेडियस, इसलिए यहाँ पर पॉइंट यूज़ हुआ है। रेज क्या है, एंगल कहाँ पे यूज़ हो रहा है आपका, ये स्क्वायर के लिए एंगल यूज़ होता है ना, क्योंकि 90 डिग्री होना चाहिए आपके पास। और क्वाड्रिलेटर स्क्वायर के लिए यूज़ हो रहा है। सर्कल के लिए यूज़ होगा जब हम रेडियस डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो हाँ स्टूडेंट देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आप इसको स्टेटमेंट पढ़िए सबसे पहले। यहाँ पर क्या दिया है आपको, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो, ठीक है। आपको 2 पोस्टुलेट दिए हुए हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ, पहले हम इसी पोस्टुलेट के ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको ए पॉइंट है, ए और एक पॉइंट है बी, ठीक है। अब उसने क्या कहा, देयर इज थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। अब ए एंड बी के बीच में क्या है, थर्ड पॉइंट सी है। अब आप देखिए मेरा कोई पॉइंट सी यहाँ पर है, सी है कोई, इनके बीच में है, ठीक है। अगर बीच में है तो मैंने यहाँ तो कहीं भी हो सकता है वो, मैं क्या कह रहा हूँ उसको पॉइंट को आपका बीच में है, ए और बी के बीच में। तो कैसे कहोगे आप, बीच में तो आपका यहाँ पर देख रहा हूँ मैं इसको कि आपके उस प्लेन से वो बाहर है। ये प्लेन में एक शीट होती है, जैसे मैंने बताया था शीट ऑफ पेपर एक प्लेन में है, बट जो सी पॉइंट होगा आपका वो उस प्लेन में ही नहीं है, क्योंकि उसने बताया नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो चीज ये आपका जो सी पॉइंट है यहाँ पर वो कहीं पर भी नहीं है, दिखाई नहीं देगा कहाँ पर, ये यहाँ भी हो सकता है सी पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब वो बीच में तो होगा, बट हमारे पास शीट ऑफ पेपर के उस प्लेन में नहीं है। आगे देखिए, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। ये चीज पर बात करेंगे। आगे देखते हैं, उन्होंने कुछ और पूछा है हमें, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, एंड थर्ड क्या पूछ रहा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। तो अब ये देखिए सबसे पहले आपके पास अनडिफाइंड टर्म। जब मैं आपको ये समझा रहा था कि भाई ए और बी पॉइंट है, यहाँ पर क्या कोई सी पॉइंट है जो इनके बीच में होगा। अब यहाँ पर अनडिफाइंड टर्म आ गई, क्योंकि ए और बी आपकी है तो है, बट यहाँ पर इनको कुछ जोड़ने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, एक लाइन दिखानी पड़ेगी, तब हम कोई सी पॉइंट लेंगे, वो कहां पर आएगा, उनके बीच में आ सकता है, ठीक है। तो सी पॉइंट तब एग्जिस्ट करेगा जब यहाँ पर हम किसको कहेंगे, लाइन को। तो आपकी देखिए आपके पास एक अनडिफाइंड टर्म क्या रही, जब हम इस पोस्टुलेट की बात कर रहे थे, यहाँ पर एक अनडिफाइंड टर्म रही लाइन, ठीक है। तो इसका आंसर है कि डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, यस। क्या है अनडिफाइंड टर्म आपके पास, लाइन, ठीक है। तो आपके पास जो लाइन है वो क्या है, अनडिफाइंड टर्म रहती है। इसी तरह देखिए जो आप सेकंड पोस्टुलेट पढ़ते हो, सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहता है वो, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। देयर आर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट। अब मान लीजिए, अब मैं एक लाइन ही ले लेता हूं, जैसे ए और बी, ये पॉइंट थे आपके ए और बी। अब यहाँ पर कहता है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट, कम से कम क्या होने चाहिए, 3 पॉइंट होने चाहिए। अब अगर मैं कहता हूं अगर कोई एक पॉइंट है सी, वो क्या होगा भाई, इसके बाहर हो सकता है, इस ए बी लाइन के बाहर हो सकता है। अब हमने लाइन ड्रॉ कर ली है इनको समझने के लिए कि हाँ यहाँ पर एक अनडिफाइंड टर्म रह रही थी, वो क्या थी, लाइन थी। तो ए और बी को पहले हमें किससे ज्वाइन करना पड़ेगा, लाइन से। फिर आप समझिए कि एक हमारे पास पॉइंट ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, आपके पास बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे। यहाँ पर उसने कहा कम से कम 3 तो होने चाहिए, हाँ भाई 3 हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, पहले तो बात आपको ये कह रहा था वो, पहले आपको ये बात कह रहा था कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थर्ड पॉइंट व्हिच इज बिटवीन ए एंड बी। अब ये क्या कह रहा है कि इस प्लेन में आपके पास
एक 0.3 कम से कम ऐसे पॉइंट होंगे जो क्या होंगे उस प्लेन के में नहीं इंक्लूड होंगे। अब ये जो आपकी बात कही है इसमें, पहले तो वो कह रहा था कि सी पॉइंट के बीच में होगा, अब वो क्या होगा भाई, सी पॉइंट आपका उस लाइन के बाहर है, ठीक है, ये आपका कोई सी पॉइंट हो सकता है। तो अब देखिए ये और ये जो आपकी कंडीशंस है, जो आपका पोस्टुलेट बताए हैं, ये क्या है, आप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्स है, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे की बात को विरोधाभास है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्स। तो अब देखिए आज उसने पूछा था कि और आर दिस पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट ये है, ये कंसिस्टेंट भी है, क्योंकि कंसिस्टेंट तब होते हैं जब आपके दो पोस्टुलेट दे रखे हैं वो क्या करेंगे, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, कंसिस्टेंट भी है, यस कंसिस्टेंट ये है। अब लास्ट जो चीज रहती है उसको समझिए ध्यान से, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स। अच्छा, अब आपने जो यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट पढ़े थे वो इनमें से वो इनको फॉलो करते हैं, ये 2 पोस्टुलेट, ये बताइए, ये आपके दोनों पोस्टुलेट उसको कभी फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, जो आपने 5 पोस्टुलेट पढ़े थे यूक्लिड के उसको ये फॉलो नहीं करते। अगर ये उसको फॉलो नहीं करते तो हम क्या कहेंगे, ये फॉलो नहीं करते, दे डू नॉट फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट, बट ये जो है आपके दोनों पोस्टुलेट वो किसको फॉलो करते हैं, एक्सियम को फॉलो करते हैं, ठीक है, एक्सियम को फॉलो करते हैं। वो कैसे, देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, ए और बी कोई 2 पॉइंट है, इनको मिलाना है, फिर आपके पास एक लाइन बनी, ठीक है, ए और बी आपके पास 2 पॉइंट है, इनको मिलाने से क्या बनती है, लाइन बनती है। अगर इनके बीच में अगर कोई सी पॉइंट है यहां पर, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, यहां से कोई एक यूनिक लाइन पास कर सकती है, ठीक है ना, सी अगर कोई पॉइंट है यहां से एक यूनिक लाइन पास कर सकती है, जो क्या होगी, ए और बी के बीच में से जाएगी। यूनिक लाइन आपकी एक में हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, इनफाइनाइट, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एक लाइन तो होगी जो ए और बी के बीच में से जाएगी, तो यूनिक लाइन हम क्या कहेंगे, देयर इज एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन व्हिच पास थ्रू ए एंड बी, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सियम को फॉलो करते हैं दोनों पोस्टुलेट। आई बात समझ में, तो आप क्या लिखोगे, दे फॉलो द एक्सियम सच दैट देयर एग्जिस्ट a straight line which pass through A and B, ठीक है, pass through A and B। अब आपको 2 पॉइंट है, उनके बीच में से अगर कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई ना कोई तो लाइन जाएगी ना वहां से, तो वो कहा कि भाई यहाँ से एक लाइन तो आपकी कहीं ना कहीं जाएगी। अब यूनिक लाइन का मतलब है उस सी पॉइंट से एक जा रही है, 2 जा रही है, और उस पॉइंट से तो आपके पास बहुत सारी जा सकती है, इसलिए हमने कहा कि यूनिक लाइन होगी अगर ए और बी के बीच में, अगर हम ए और बी की बात कर रहे हैं। आगे ना समझ में, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, क्या है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट, ठीक है, आपका एक सी पॉइंट है, ए और बी के बीच में लाइज करता है, और क्या कह रहा है वो देखिए, कंडीशन दी है, सच दैट AC is equal to BC, AC is equal to BC, ये आपको गिवन है, then prove that AC is equal to half AB explained by drawing the figure। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब कैसे करोगे इसको, देखिए आप सबसे पहले ड्रॉ कीजिए, क्या बनेगा, AC आपका ए पॉइंट ये है और ये है, इनको मिलाया, ये आपके पास A और C बन गया, ठीक है, ऐसे। अब क्या करना है, ए एंड बी बोला था, सॉरी, ए एंड बी 2 पॉइंट है, उसके बीच में कोई सी पॉइंट लाइज करता है, सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, सी लाइज करता है बिटवीन ए एंड बी, यहां पर लाइज कर रहा है। अब देखिए आपको गिवन है, गिवन ए सी इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, बी सी, ये गिवन है, टू प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। अब आप क्या कीजिए, therefore अब आपको ये गिवन है ना, सी पॉइंट कहां पर है, लाइज करते हैं ए बी के, अब आप क्या करते हो, ए बी लिख लीजिए, ए बी यहां पर क्या होगा भाई,
ए बी आपका क्या होगा, ए बी ए सी प्लस सी बी, यही तो है। ए सी प्लस इसको और इसको जोड़ोगे तब क्या बन जाएगा टोटल लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपकी क्या है, ए बी है। इसको हमने देखो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए सी और सी बी। अगर मैं दोनों सभी को जोड़ दूंगा तो टोटल क्या बनेगा आपका, ए और बी की बनेगा। तो मैंने यही लिखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, और यहाँ पर देखिए ए बी इज इक्वल टू, अब आप ये ऊपर आपको दे रखी है फर्स्ट, ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू ए बी की टर्म में लेकर आना है। तो अब आप क्या करोगे, इसको भी, ये जो आपका बी सी है ना, इसको भी आप क्या लिख लोगे, ए सी लिख लोगे, ठीक है। बी सी है जो सेकंड वाली टर्म को भी आप क्या लिख लोगे, ए सी लिख लोगे। ए सी प्लस इसको भी क्या लिख लिया, बी सी है, बी सी किसके इक्वल है, ए सी के, ए सी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ए सी प्लस ए सी कितना हो जाएगा, 2ac, इसका मतलब इसके इक्वल है। तो यहाँ से आपका देखिए ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस आपको एक्सप्लेन करना था। पहले आपने लाइन बनाई जिसमें क्या है, ए और बी पॉइंट है, उनके बीच में सी पॉइंट लाइज करते हैं। बस आपने क्या करना, ए बी जो लेंथ होगी टोटल वो किसके सम के इक्वल होगी, ए सी प्लस बी सी के, और यहाँ पर वही दे रखा था ए सी और बी सी की लेंथ इक्वल है। अब बीच में अगर पॉइंट है तो आपको पता है ना, किसी भी अगर आप आपके पास कुछ भी कोई चीज है और बीच में पॉइंट अगर दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा उसको, बस वही हमें करना था कि इसकी जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी वो क्या होगी, टोटल लेंथ का हाफ होगी। यही करा हमने बस, यहाँ जो छोटी सी लेंथ है आपकी ये एक पार्ट की, बहुत बड़ी लेंथ का हाफ है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो हाँ स्टूडेंट देखिए 5th क्वेश्चन आपका क्या है, इन क्वेश्चन 4, अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसकी बात कर रहा है पहले। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन। क्या कहा था हमने, मिड पॉइंट कहा था ना, सी हमने क्या कहा था, मिड पॉइंट कहा था। जैसे ये है, यहाँ बना लेते हैं, बताएगा हमने ए और बी लिए थे, ठीक है, ए और बी ये थे, और यहाँ पर आपका सी क्या था, मिड पॉइंट था। ये कह रहे हैं सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये सब आपका ऐसा होता ही है, ये जो बात है ना ये आपकी ट्रू है हमेशा। देखिए कोई भी आप अगर आप लाइन ले रहे हो, अगर उसका हम बीच की बात करेंगे तो एक ही बीच का पॉइंट होता है। जैसे हम करते हैं ना वेट बैलेंस भी करते हैं हम, यहीं पर जैसे अगर मिड पॉइंट इसको मान लिया तो उसमें क्या होगा, अगर यहाँ पर ऐसे करेंगे तो यहीं पर भी क्या होगा, इतना वेट इसका इधर है, इतना इधर होगा, ये इक्वल ही रहेगा, इक्वल वेरिएबल रहता है हमेशा। तो इसी तरह हमें यहाँ पर बताना है कि भाई अगर ये सी अगर मिड पॉइंट है तो उसके अलावा कोई और पॉइंट जो होगा वो मिड पॉइंट नहीं बन सकता, ठीक है। बट हम इसका कॉन्ट्राडिक्ट लेकर चलेंगे। सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्ट क्या करेंगे, हम मान लेते हैं भाई इसमें कि सी के अलावा भी कोई और पॉइंट है जो मिड में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या यूज किया, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख कर देता हूँ कि यहाँ पर अगर सी है तो यहाँ पर कोई डी पॉइंट है, डी जो है वो मिड पॉइंट है। हम क्या लिखते हैं कि पॉसिबल लेट डी इज अनदर मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, D इज अनदर मिड पॉइंट, ये D है, ओके। D अगर अनदर मिड पॉइंट है तो अब आप क्या कहोगे, अगर मिड पॉइंट होता है तो A D इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये जो इतना डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, D D के, सही है। ये इक्वेशन आपकी 1 बन जाती है। बट आपको आल्सो गिवन था, गिवन क्या था कि भाई ये गिवन था कि जो आपका C है वो मिड पॉइंट है। इन क्वेश्चन जो आपने फोर्थ किया था सी आपने कहा था मिड पॉइंट है, तो AC इज इक्वल टू किसके होगा, BC के या फिर CB के, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। AC इज इक्वल टू क्या है, CB। अब आप तो हाँ इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आप सब्ट्रैक्ट कीजिए जो आपकी सेकंड इक्वेशन है
उसमें से आप फर्स्ट माइनस कर दीजिए, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो 2 में से क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट 1 करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, देखिए AC माइनस AB, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड होगी और इधर क्या हो जाएगा CB माइनस DB। ओके, अब आप देखिए डायग्राम से समझिए, AC ये आपका AC था यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक AC है AC, इसमें से आपने क्या माइनस कर दिया AD, यहाँ तक का पोर्शन माइनस कर दिया तो ये माइनस हो गया आपके पास इतना, तो मतलब क्या बचा आपके पास ये था आपके पास D और C, DC बचेगा ना, तो इधर की साइड से क्या बच गया आपके पास BC। इसी तरह देखिए जब आप इसकी बात करते हो CB माइनस क्या करना है आपको DB, CB माइनस DB करेंगे तो देखिए ये आपका CB है और ये क्या था DB, जब ये चीज आपकी माइनस हो रही है उल्टा हो रहा है प्रोसेस, तो ये देखिए CB माइनस DB, बड़ी लाइन तो आपकी DB है इसलिए हम क्या करते हैं इसमें से इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले तो DB माइनस CB माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, तो DB माइनस CB करूंगा तब भी आपके पास कितना बचेगा DC बनेगा, ठीक है DC तो बचेगा, ये लाइन का आपने माइनस कर दी तो DC बच गया, ये वाला ये बच रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे माइनस DC, माइनस DC हो जाएगा, इसको आप इधर लेके आइए लेफ्ट हैंड साइड, तो DC प्लस BC और इधर क्या रहा कुछ भी नहीं, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं रहा, तो DC प्लस DC कितना हो गया 2BC इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम, BC इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0, तो मतलब BC कितना आ गया आपका 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका बीच में डिस्टेंस था ना DC के बीच में, D और C के बीच में वो 0 है, इसका मतलब D और C पॉइंट कहां करेंगे, कोइंसाइड करेंगे ईच अदर, मतलब कि एक ही जगह पर होंगे। अगर एक जगह पर होंगे तो फिर आप क्या कहोगे, does there exist only one and only one mid point, ठीक है, तो यही होगा कि there has only one and only one mid point in a line segment, लाइन सेगमेंट में एक ही आपका पॉइंट होता है, ये आपको प्रूव करना था, ये हो जाता है ऐसे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन देखिए आप, इन फिगर AC इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD, ठीक है, आपको दे रखा है यहाँ पर गिवन क्या है, आंसर करते हैं इसका, बहुत आसान सा है, बस आपको लिखना है इसमें AC इक्वल टू BD। अब आपको प्रूव क्या करना है AB इक्वल टू CD, इसके लिए आप क्या करोगे, अब देखिए AC आपका क्या बनेगा, हम यहाँ से पहले ये पहले देखते हैं AC किसके इक्वल होगा, AC आपका हो जाएगा AB प्लस BC, क्योंकि जो B पॉइंट है वो AC लाइन पर ही तो लाइन कर रहा है, A और C पर यहाँ पर इस लाइन पर लाइज करेगा, तो इसका मतलब क्या है AB प्लस BC आपका क्या बनेगा, टोटल AC बनेगा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। इसी तरह देखिए या फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं, इसका जरूरत पड़ेगी ना, हम इसको फर्स्ट इसको हम सेकंड कर लेते हैं। इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, जो आपका सेकंड क्या है BD, यहाँ से BD निकाल दीजिए। अब BD के लिए हमें देखिए BD किस किसका सम है, BC और CD का, BC प्लस CD, ये आपके पास क्या होगी थर्ड होगी। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आई आपके पास AC और BD दोनों आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है इक्वेशन 1 में, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ AC एंड BD इन इक्वेशन 1। देखिए आपके पास क्या बनेगा, AC की वैल्यू क्या है ये, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी AB प्लस BC, ओके। इसी तरह जो BD की वैल्यू है सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, BD इक्वल टू किसके आया BC प्लस CD। नाउ BC के साथ आपका BC कैंसिल है ना, ये आपके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा AB इक्वल टू CD, और यही आपको शायद प्रूव करना होगा, AB इक्वल टू CD यही तो प्रूव करना था, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, प्रूव। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 7th क्वेश्चन, उसमें क्या करते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, why is axiom fifth in the list of Euclid axioms consider a universal truth। तो ये आपका जो फिफ्थ ये था एग्जाम, वो क्या कहता था, होल इज ग्रेटर देन पार्ट।
तो भाई अगर हम यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। अगर कोई आपकी एनीथिंग कोई भी चीज़ है भाई, अगर वो किसी चीज़ का पार्ट है तो वो छोटा ही होगा, ठीक है। अगर जैसे हमने कहा था उसमें एग्जांपल ये था कि भाई इतना बड़ा आपका कुछ चीज़ है, देखिए इसके अगर मैं छोटे छोटे ऐसे स्पेस कर देता हूँ, अब ये पूरा आपका होल था, ठीक है। होल के अगर हम छोटे छोटे स्पेस कर रहे हैं, छोटे छोटे ये, तो ये जो छोटे छोटे आपके पार्ट हुए ये पूरे होल के क्या होंगे, छोटा ही होगा। ये आपका छोटा सा पार्ट पूरे होल से सबसे छोटा होगा, तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ये सही बात कही है इसने, ठीक है, इसलिए कह रहे थे कि इज यूनिवर्सल ट्रूथ, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। देखिए इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। तो अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।